पिछले कुछ समय से लगातार अखबारों की रिपोर्ट्स में इस बात पर चर्चा की जा रही थी कि किस तरह से पाकिस्तान और श्रीलंका एक गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं और उन्हें कोई ऋण देने वाला देश या फिर कोई संस्था भी मौजूद नहीं है। और अब अपने अंतिम विकल्प के तौर पर ये दोनों देश आईएमएफ के पास पहुंचे हैं और इन्हें आईएमएफ से ऋण मिलने वाला है। तो आज इसी विषय पर हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे। हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आईएमएफ किसी देश को जो कि आर्थिक संकट में फंसा हुआ है, उस देश को आईएमएफ ऋण किस तरह से देता है, उस देश पर किस तरह की शर्तें लागू की जा सकती हैं। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में। वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले हमने न्यूज़ यानी खबर की बात की। खबर को जानने के बाद हम आईएमएफ की सहायता की ज़रूरत क्यों पड़ती है किसी देश को, इसको जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड किसी देश को किस किस तरह की ऋण सुविधाएं प्रदान करता है, उस पर भी बात करेंगे। और साथ ही आईएमएफ की सहायता से जुड़ी शर्तें क्या होती हैं, बेल आउट पैकेज से जुड़ी किस तरह की कंडीशंस लागू होती हैं, उन कंडीशंस पर भी बात करेंगे। उनकी आलोचनाओं पर बात करेंगे, उनके पक्ष पर बात करेंगे, उनके समर्थन में कुछ तर्क देखने की कोशिश करेंगे और अंत में एक सवाल पर भी बात करेंगे। इसके अलावा ये जो पूरा विषय है वो मुख्य तौर पर सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 और 3 से जुड़ा हुआ है और आप इसे भारतीय अर्थव्यवस्था, इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आईएमएफ की ऋण की जरूरत क्यों पड़ती है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो किसी देश को आईएमएफ से मदद लेने की जरूरत तब पड़ती है जब उस देश की अर्थव्यवस्था बहुत गंभीर संकट से गुजर रही होती है। एक बहुत ही गंभीर आर्थिक संकट अगर किसी देश में मौजूद है तो वो क्या करेगा, उसको किसी देश से ऋण लेने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर कोई उसे ऋण नहीं देगा तो उसके अंतिम विकल्प के तौर पर वो आईएमएफ के पास जाता है। तो ये जो आर्थिक संकट होता है, ये आर्थिक संकट हमें अधिकांशतः मुद्रा संकट के तौर पर, करेंसी क्राइसिस के तौर पर देखने को मिलता है। और अगर हालिया उदाहरण की बात करें तो हाल ही में श्रीलंका और पाकिस्तान में भी हमें इसी तरह का संकट देखने को मिल रहा है। श्रीलंका और पाकिस्तान में जो घरेलू कीमतें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं और इसके साथ साथ वहाँ की जो मुद्रा है वो डॉलर के मुकाबले लगातार कम होती जा रही है। वहाँ की मुद्रा का मूल्य लगातार गिरता जा रहा है और इसी स्थिति से निपटने के लिए अब उन दोनों देशों को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की सहायता की जरूरत पड़ रही है। लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि आखिर किसी देश की ये स्थिति होती क्यों है, उसके कारणों को जानने की कोशिश करें तो कई विशेषज्ञों का, कई अर्थशास्त्रियों का मानना है कि कोई देश इस कगार पर तब पहुंचता है जब वहां का जो केंद्रीय बैंक है, उस केंद्रीय बैंक द्वारा उस देश की मुद्रा का कुप्रबंधन किया जाता है, यानी मिसमैनेजमेंट किया जाता है। और ये जो मिसमैनेजमेंट होता है, ये मिसमैनेजमेंट मुख्य तौर पर उस देश की सरकार के निर्देश पर किया जाता है। कैसे? तो जब किसी देश की सरकार बहुत सारे लोक लुभावन वादे करती है, अपनी जनता को इस तरह के वादे करती है कि वो बहुत सारी योजनाएं लेकर आएगी, लोगों को फ्री में सामान दिया जाएगा, तो इन वादों को पूरा करने के लिए अक्सर सरकार वहां के केंद्रीय बैंक को बहुत सारे पैसे छापने का निर्देश देती है। और जब केंद्रीय बैंक बहुत सारे पैसे छाप देता है तो इसका परिणाम ये होता है कि वहां की अर्थव्यवस्था में जो मनी सप्लाई है, जो मुद्रा की आपूर्ति है, वो बहुत तेजी से बढ़ती है। और मुद्रा की आपूर्ति बढ़ने का एक परिणाम ये होता है कि इसकी वजह से वहां पर जो कीमतें हैं, जो चीजों का प्राइस है, जो महंगाई है, वो महंगाई लगातार बढ़ती जाती है। अब महंगाई बढ़ती है तो इसका परिणाम ये होता है कि वहां का जो घरेलू मुद्रा है, वहां की जो डोमेस्टिक करेंसी है, उसकी डोमेस्टिक करेंसी के मूल्य में लगातार गिरावट होती है। अब आप खुद सोचिए कि जब किसी देश की डोमेस्टिक करेंसी लगातार गिर रही है, वहां पर महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, तो जाहिर तौर पर कोई भी विदेशी निवेशक आकर उस देश में निवेश नहीं करेगा। तो जब विदेशी निवेशक वहां निवेश नहीं करते हैं तो इसकी वजह से उस देश का जो आर्थिक संकट है, जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, वहां का जो फॉरेन रिजर्व क्राइसिस है, वो लगातार गंभीर होता जाता है, लगातार बढ़ता जाता है। और ऐसे में उस देश को ऋण की जरूरत पड़ती है। लेकिन ऋण देगा कौन, क्योंकि उस देश के पास तो कोलेट्रल रखने के लिए कुछ भी नहीं है, उस देश की आर्थिक स्थिति भी बहुत ज़्यादा खराब है। तो सभी जानते हैं कि वो देश अपना ऋण चुका नहीं पाएगा। तो ऐसे में इन देशों का, जिनकी आर्थिक स्थिति इतनी ज़्यादा खराब होती है, इन देशों की सहायता करने के लिए अक्सर आईएमएफ सामने आता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड सामने आता है
और आईएमएफ ऐसे देशों के लिए अंतिम विकल्प के तौर पर, ऋण लेने के लिए एक अंतिम विकल्प के तौर पर काम करता है। तो ये तो बात हुई कि किसी देश को आईएमएफ से ऋण की जरूरत क्यों पड़ती है, लोन लेने की जरूरत क्यों पड़ती है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आखिर आईएमएफ के पास किस तरह की लोन सुविधाएं मौजूद हैं, किस तरह की लोन फैसिलिटीज मौजूद हैं। तो हम जानते हैं कि आईएमएफ को साल 1945 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के जरिए गठित किया गया था। अब 1945 में जब आईएमएफ को बनाया गया था तो इसकी शुरुआत में इसका प्राथमिक उद्देश्य दुनिया भर के देशों के, इसके जो सदस्य देश थे, उनमें निर्यात को बढ़ावा देना था और साथ ही वहां की जो करेंसी है, उस करेंसी के अवमूल्यन को रोकना था। यानी करेंसी के मूल्य को कम होने से बचाना था, कम होने से रोकना था। लेकिन वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में ये पूरी संस्था मुख्य तौर पर आर्थिक संकट में मौजूद देशों की सहायता के लिए एक अंतिम ऋणदाता के तौर पर काम करती है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि आखिर ऋण देने के लिए संस्था के पास पैसे कहाँ से आते हैं। तो पैसे इन्हीं सदस्य देशों से आते हैं। इस पूरी संस्था के जितने भी सदस्य देश हैं, उन देशों ने कुछ कमिटमेंट दी है कि वो देश इस पूरी संस्था में कितना पैसा निवेश करेंगे। तो सभी पैसे को मिलाकर एक फंड बनाया जाता है, जिस फंड के जरिए ये पूरी संस्था मुख्य तौर पर आर्थिक संकट से गुजर रहे देशों की सहायता करती है, उनका टेक्निकल एनालिसिस किया जाता है। तो ये तो पैसों की बात हुई। इसके अलावा जो आईएमएफ अपने देशों को, सदस्य देशों को ऋण देता है, वो दूसरे बैंकों से अलग होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि भारत या फिर भारत के किसी राज्य को वर्ल्ड बैंक से किसी स्पेशल प्रोजेक्ट के लिए फंड मिलता है, लेकिन आईएमएफ ऐसा नहीं करता। आईएमएफ किसी विशेष प्रोजेक्ट के लिए कोई ऋण नहीं देता, बल्कि आईएमएफ किसी देश की अर्थव्यवस्था को संकट से बचाने के लिए ही सहायता करता है, संकट से बचाने के लिए ही अपना फंड प्रदान करता है। और इस फंड के लिए, इस पूरी घटना से बचाने के लिए आईएमएफ के पास बहुत सारी फैसिलिटीज मौजूद हैं, बहुत सारे फंड मौजूद हैं। उन पर एक एक करके विस्तार से चर्चा करते हैं। इसमें पहले नंबर पर आता है एक्सटेंडेड क्रेडिट लाइन, यानी ईसीएल। एक्सटेंडेड क्रेडिट लाइन की जो फैसिलिटी है, वो फैसिलिटी मुख्य तौर पर उन देशों को प्रदान की जाती है जिन देशों का जो नीतिगत ढांचा है, वहां का जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है, खासतौर पर अर्थव्यवस्था को लेकर, इकोनॉमिक क्षेत्र को लेकर, जिन देशों का नीतिगत फ्रेमवर्क मजबूत होता है, उन्हीं देशों को आईएमएफ ये वाली फैसिलिटी प्रदान करता है। तो यहाँ पर सबसे विशेष बात यह है कि उन देशों का जो बेस है, उन देशों का जो नीतिगत फ्रेमवर्क है, वो मजबूत होता है। और ये जो ऋण दिया जाता है, ये ऋण मुख्य तौर पर संकट के रोकथाम और उसके शमन के लिए दिया जाता है। यानी ये जो ऋण है, ये तब दिया जाता है जब संकट आया नहीं होता, बल्कि संकट की आशंका होती है। और इस आशंका को रोकने के लिए, संकट को आने से रोकने के लिए इस तरह का ऋण लिया जाता है। दूसरे नंबर पर आता है प्रिकॉशनरी एंड लिक्विडिटी लेंडिंग, यानी पीएलएल। अब इस तरह की जो लेंडिंग है, इस तरह का जो क्रेडिट है, इस तरह का जो ऋण है, वो मुख्य तौर पर उन देशों को दिया जाता है जिनका आर्थिक आधार, जिनका जो इकोनॉमिक बेस है, वो बहुत ज्यादा मजबूत होता है। और जिन देशों में कुछ कमियां हैं, यानी उनका आर्थिक आधार तो मजबूत है, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी अर्थव्यवस्था में कुछ कमियां मौजूद हैं। तो इन्हीं कमियों की वजह से अक्सर उन देशों में हमें एक तरलता का संकट देखने को मिलता है, एक लिक्विडिटी क्राइसिस देखने को मिलता है। और इसी लिक्विडिटी क्राइसिस से निपटने के लिए जिन देशों को ऋण की जरूरत होती है, आईएमएफ उन देशों को इस तरह की फैसिलिटी प्रदान करता है। इसके बाद तीसरे नंबर पर बारी आती है स्टैंड बाय अरेंजमेंट की, यानी एसबीए की। अब स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत जो ऋण है, जो लोन है, जो फंड है, वो मुख्य तौर पर उन देशों को दिया जाता है जो देश भुगतान संतुलन की गंभीर स्थिति का सामना कर रहे हैं। वहां पर जो भुगतान संतुलन है, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, वो बहुत गंभीर स्थिति पर पहुंच गया है। तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए अक्सर कई देशों को आर्थिक सहायता की जरूरत पड़ती है और आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ऐसे ही देशों को ऋण प्रदान करता है। यहाँ पर सबसे विशेष बात यह है कि ये जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट है, ये आईएमएफ द्वारा दिए जाने वाला सबसे लोकप्रिय फैसिलिटी, सबसे लोकप्रिय ऋण सुविधा है। यानी दुनिया के कई देश इस तरह की फैसिलिटी का इस्तेमाल हमेशा से करते रहे हैं। ये तो तीसरी कैटेगरी की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं और चौथी कैटेगरी की बात करते हैं, जो कि सबसे ज्यादा विशेष है। चौथी कैटेगरी का नाम है एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, यानी ईएफएफ। ये जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी है, ये मुख्य तौर पर उन देशों को दी जाती है जो कि गंभीर भुगतान संतुलन में है और बहुत गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं, और उन्होंने अपने आर्थिक संकट को कम करने के लिए अभी बहुत ज्यादा प्रयास
नहीं किए हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक शर्त ये भी होती है कि उन देशों का जो आर्थिक आधार है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। हालिया उदाहरण की बात करें तो हाल ही में पाकिस्तान और श्रीलंका को जो ऋण दिया जा रहा है आईएमएफ द्वारा, वो ऋण भी इसी पूरी फैसिलिटी के तहत दिया जा रहा है। तो ऐसे में हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि आईएमएफ के मुताबिक वर्तमान समय में पाकिस्तान और श्रीलंका का जो आर्थिक आधार है, वहाँ का जो नीतिगत फ्रेमवर्क है, जो नीतिगत ढांचा है, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। तो ऐसे में ज़ाहिर तौर पर आईएमएफ के हस्तक्षेप की ज़रूरत है और आईएमएफ यहाँ पर आकर अपना हस्तक्षेप भी कर रहा है। तो ये तो आईएमएफ की ऋण फैसिलिटी की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आईएमएफ जो ऋण प्रदान करता है, उस ऋण में किस तरह की शर्तें जुड़ी होती हैं। तो आईएमएफ वर्तमान समय में जितना भी ऋण देता है, जितना भी फंड किसी देश को देता है, उस फंड से कुछ ना कुछ शर्तें ज़रूर जुड़ी होती हैं और उन शर्तों को लागू करना उस देश के लिए अनिवार्य माना जाता है। उदाहरण के लिए यदि आईएमएफ किसी देश को एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी देता है, उसको इस पूरी कैटेगरी के तहत ऋण दिया जाता है, तो उस पर शर्तें ये लागू होती हैं कि उस देश को अपनी अर्थव्यवस्था में कुछ संरचनात्मक यानी कि कुछ बेसिक से जो सुधार हैं, उन रिफॉर्म्स को, कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स को लागू करना होता है। कौन कौन से रिफॉर्म्स? तो जैसे आईएमएफ किसी देश को ये सुझाव दे सकता है कि उस देश को अपने यहाँ सार्वजनिक खर्च में कमी करनी चाहिए, यानी कि रोड बनाने पर कम निवेश होना चाहिए, हाईवे बनाने पर कम निवेश होना चाहिए, हॉस्पिटल बनाने पर, टीचर्स को नियुक्ति करने पर, स्कूल बनाने पर, इन तमाम चीज़ों पर कम निवेश होना चाहिए। तो आईएमएफ इसका सुझाव दे सकता है ताकि अर्थव्यवस्था में सुधार किया जा सके, क्योंकि इन तमाम चीज़ों की वजह से तो लॉन्ग टर्म में अर्थव्यवस्था में सुधार होता है, लेकिन आईएमएफ ऐसी चीज़ों पर ध्यान देता है जिसके माध्यम से शॉर्ट टर्म में अर्थव्यवस्था में सुधार किया जा सके। इसके अलावा आईएमएफ निजीकरण पर जोर दे सकता है, प्राइवेटाइजेशन पर जोर दे सकता है और साथ ही आईएमएफ ये भी सुझाव दे सकता है कि वहाँ पर जो सीनियर सिटीजन्स को पेंशन दी जाती है, उस पेंशन को समाप्त कर दिया जाए। तो ये तमाम फैसिलिटीज़, ये तमाम सिफारिशें आईएमएफ की तरफ से देखने को मिल सकती हैं। अब इसके अलावा ये जो तमाम सिफारिशें हैं, कई लोग इन पूरी शर्तों की आलोचना करते हैं, कई लोग इन शर्तों के पक्ष में खड़े होते हैं। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले इनकी आलोचना को देखने की कोशिश करते हैं। तो जो लोग आईएमएफ की शर्तों की आलोचना करते हैं, उनका कहना है कि आईएमएफ की शर्तों की वजह से उस देश की जो आम जनता है, उसको सबसे ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ता है। क्योंकि अगर सरकार सार्वजनिक क्षेत्र पर निवेश नहीं करेगी, खर्च नहीं करेगी, तो इसकी वजह से आम लोगों के जीवन में कोई सुधार देखने को नहीं मिलेगा। आम लोगों के पास सड़कें नहीं होंगी, आम लोगों के पास अस्पताल नहीं होंगे, उनके बच्चों के लिए स्कूल मौजूद नहीं होंगे। तो ज़ाहिर तौर पर इसकी वजह से आम लोगों के जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा इस संबंध में एक तर्क ये भी दिया जाता है कि आईएमएफ की इन शर्तों की वजह से अक्सर हमें उस देश में अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप देखने को मिलता है, क्योंकि आईएमएफ में जो भी निर्णय लिए जाते हैं, वो निर्णय एक तरह से कंसेंस के आधार पर लिए जाते हैं और यहाँ पर वोटिंग होती है। वोट जो है वो शेयर के आधार पर तय होते हैं और अमेरिका, इसके अलावा पश्चिमी देशों का जो शेयर है वो सबसे ज़्यादा माना जाता है। तो कई बार जानकार ये आरोप लगाते हैं कि आईएमएफ के तमाम डिसीजंस पश्चिमी देशों की धारणा के आधार पर तय किए जाते हैं। तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति यानी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की एक विशेष भूमिका होती है। तो ये तो आलोचना की बात हुई। इसके अलावा इसके पक्ष में क्या कहा जाता है उसकी बात करें तो कई जानकार जो हैं वो मानते हैं कि आईएमएफ को ऋण देने के साथ साथ कुछ शर्तें भी निर्धारित करनी चाहिए। शर्तें निर्धारित इसलिए करनी चाहिए क्योंकि आईएमएफ जो ऋण देता है, वो ऋण मुख्य तौर पर ऐसे देशों को दिया जाता है जिनकी आर्थिक नीतियां पूरी तरह से विफल साबित हुई है। तो जाहिर तौर पर उन देशों पर अगर इस तरह की शर्तें नहीं लागू की जाएंगी, तो कोई उनकी गारंटी कैसे दे सकता है कि वो देश उस ऋण को, उस फंड को वापस करने में सक्षम होंगे या फिर नहीं होंगे। तो ऐसे में ये निर्धारित करने के लिए कि उन देशों की आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार हो, वहां पर आईएमएफ द्वारा कुछ शर्तें लागू की जाती हैं। उसके अर्थशास्त्रियों द्वारा उस देश का विश्लेषण किया जाता है और उसके बाद विश्लेषण के बाद एक एनालिसिस के बाद तमाम सिफारिशें, तमाम सुझाव दिए जाते हैं। तो ये तो बात हुई शर्तों की। अब अंत में इस पूरे विषय से जुड़े एक प्रश्न की भी बात कर लेते हैं। आज का हमारा जो प्रश्न है वो मेंस का है और आप 250 शब्दों में इस प्रश्न का जवाब लिख सकते हैं। हमारा प्रश्न है कि आईएमएफ बेल आउट पैकेज क्या है और ये उधार लेने वाले देश की अर्थव्यवस्था और उसकी जनता पर किस तरह का प्रभाव डालता है। तो आपको इस पूरे विषय पर 250 शब्दों में एक आंसर लिखना है। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में ये भी बता सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आईएमएफ का गठन किस वर्ष किया गया था। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में जिन बिंदुओं पर चर्चा की गई है
वो आपको समझ में आएंगे, और यदि आपके प्रश्न पत्र में इससे जुड़ा कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। इसके अलावा यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन, इसके अलावा हमारे कमेंट बॉक्स के पहले यानी पिन कमेंट में भी आपको इस पूरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप टेलीग्राम चैनल पर शामिल होंगे और इस वीडियो की पीडीएफ का लाभ उठाएंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।